हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऋषि गुरुकुल, जहाँ पे मैं यानी कि ऋषिकेश कुमार आप सभी को दिलो दिमाग प्यार मोहब्बत और इससे भरी जज्बातों के साथ फिजिक्स पढ़ाने आ गया हूँ। तो बच्चों, आपने क्लास 10th पास कर लिया, आपने क्लास 11th पे कदम रख दिए। तो क्लास 11th और क्लास 12th की सिलेबस आपको क्या रहने वाला है, इसको हमने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट सिलेबस की ओर नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पहले छोटी सी बातों से हम लोग समझ जाएंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फिर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज है। फिजिक्स क्या चीज है बच्चों, फिजिक्स जो है हम कुछ ऐसे समझेंगे, फिजिक्स है तो हम हैं, फिजिक्स अगर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। यानी फिजिक्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है किसका, साइंस का, जिसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और इस नेचर पे जितने भी टाइप के नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कहेंगे क्या, फिजिक्स इज द वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study about nature and any type of natural phenomena, जो कि हमने यहाँ पे बात को लिख दिया है। ठीक है ना, any type of natural phenomena। अभी नेचुरल फिनोमेना की जगह हमने एक बात और लिखा है, नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। बच्चों, ये नेचुरल फिजिकल फिनोमेना का मतलब क्या हुआ, जैसे ध्यान दीजिएगा, कुछ नेचुरल फिनोमेनाएं हमारे शरीर के अंदर भी हो रही है। ठीक है ना, कुछ नेचुरल फिनोमेनाएं हमारे बॉडी के अंदर भी हो रही है, लेकिन वो नेचुरल फिनोमेना को हम लोग फिजिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग फिजिक्स में स्टडी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिनोमेना को करते हैं, यानी कि नेचुरल फिजिकल फिनोमेना जो कि बाहरी से हमें दिख सके, जैसे साइक्लोन, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जो ऊपर में बादल चमकता है, अर्थक्वेक, इटीसी, ये सभी नेचुरल फिनोमेना ही है लेकिन फिजिकल है, और इन सभी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हमने लिखा है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना। बच्चों, फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जो कि हम लोग सभी जानते हैं, है ना। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, फिजिक्स का काम क्या है, फिजिक्स का काम है मिस्ट्री को डिस्क्लोज कर देना। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य। जैसे कोई किसी को चाकू मार दिया, घपाक से टपक गया, वो अब टपक गया है तो आप पुलिस के यहाँ केस जाएगा, इसके रहस्य को सुलझाएगा, उससे नहीं सुलझेगा कोर्ट के पास जाएगा, तो फिर वहां पे केस क्या होगा, उसका सुलझाया जाएगा। तो जिसके थ्रू सुलझाया जा रहा है वहां पे उसे कोर्ट में लोग क्या बोलते हैं, जज वगैरह बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वो आर्टिफिशियल फिनोमेना हुआ, किसी को चाकू मार दिया, भाई क्यों मारा चाकू, भाई वो मेरा कर्जे लिए दे ही नहीं रहा था, रोज कल बिहान कर रहा था, मार दिए चाकू, गुस्सा में दारू का बोतल फोड़े, घुसेर दिए अंदर, टपक गया, तो हम क्या करें। चलो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वैसे कंडीशन वो आर्टिफिशियल फिनोमेना हो जाएंगे, वहां पे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो मिस्ट्री का जो डिस्क्लोज होगा वो पुलिस वगैरह करेगी। लेकिन अगर कहीं पे नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, आकाश से बिजली का गिर जाना, अचानक भूकंप का आ जाना, साइक्लोन का आना, दिन और रात का आना, ये सभी क्या है, घटनाएं। तो क्या ये सब घटनाओं को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे क्या, पुलिस के यहाँ जाएंगे क्या, नहीं ना जाएंगे। तो किसके पास जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, फिजिक्स का दरवाजा खटखटाएंगे। और यही वो चीज है जो इन सभी के रहस्य को क्या कर देगा, सुलझा देगा। इसीलिए हमने लिखा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना। डिस्क्लोज मतलब खोल देना, और मिस्ट्री मतलब रहस्य। किसका रहस्य, नेचुरल फिनोमेना का रहस्य। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओके, फिर हमने क्या लिखा है, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज मीनिंगलेस, है ना। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये मीनिंगलेस रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे आपसे बोलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे तो आपको यही बात बोलेंगे मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नो, गलत, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। बेसिक मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, हमें बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा है तब आप सोचोगे कि हम फिजिक्स में फतह हासिल कर लें, पॉसिबल नहीं है। विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट इमेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन कुछ हस्बैंड वाइफ की तरह ही होता है। क्या फील हो रहा है? हस्बैंड वाइफ की तरह। कहें क्या सर, आपने तो पहले क्लास में ही मजा ले लिया। बिल्कुल, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह फिजिक्स और मैथ्स की रिलेशन होता है, जो कि कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। कहेंगे आप कि हमने एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो हमने तो कभी भी मैथ्स में फिजिक्स नहीं पढ़ा। हाँ, फिजिक्स में मैथ्स पढ़ा। हमने क्या बोला? कभी भी कोई एक दूसरे के बिना नहीं रहेगा, ना फिजिक्स मैथ के बिना और ना मैथ फिजिक्स के बिना। तो कहेंगे हम मैथ इतना पढ़े हैं अभी तक, कहीं भी फिजिक्स नहीं यूज होता। मेरे प्यारे बच्चों, सब्र करें, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ तक आपको नहीं होगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे, हायर स्टडी करोगे ना, तो फिर आपको मैथ्स में भी फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है ना? मैथ्स में भी फिजिक्स, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिन में भी तिरंगा नजर आना, उसी तरीके से मैथ्स में भी फिजिक्स नजर आएगा। अभी नहीं, बाद में। ठीक है ना? अभी हमारे फिजिक्स में सिर्फ मैथ आएगा, बाद में मैथ्स में भी क्या आ जाएगा? फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए हम बोलते हैं विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट इमेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर टू फास्ट फ्रेंड। चलिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है बेसिक मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, और वो किस लिए? क्योंकि वो लैंग्वेज है किसका? फिजिक्स का। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज को आपको समझना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तब आप सोचोगे कि हम फिजिक्स की लैंग्वेज को हम समझ जाएं, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जितना भी हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, आपको क्लास हर लेक्चर्स का कंप्लीट कर लेना है, किसी भी लेक्चर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट मेजर फिजिक्स बाबू। इसीलिए ओके ना? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब बेसिक मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग बढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन या फिर वेक्टर और स्केलर की ओर। ठीक है ना? पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब कहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ग्राफ। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले आने चाहिए आपको, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है ना, उसकी सरकमफेरेंस क्या होता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो तुक्का नहीं, तरीका से पढ़ाते हैं, और हम अपने बच्चों को हर एक वो चीज वहीं पे लिखते हैं जहां पे उसका आता है, जहां पे वो फॉर्मूला जरूरत होता है। हम बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालते हैं कि बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसलिए हम नहीं बताएंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना? और ना कभी हम आप लोगों से क्या करेंगे, फॉर्मूला पूछ करके इंसल्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरा ऑफलाइन में भी यही करना बहुत है, कभी बच्चों को इंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंसल्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे एंड ग्राफ पढ़ेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि हम सब तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही आए हैं। प्यारे बच्चों, आप ट्रिग्नोमेट्री सच में पढ़ के आए हैं, लेकिन आप किस तरीके से पढ़ के आए हो और हम किस तरीके से आपको तैयार करेंगे वो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना? आप सच में पढ़े हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हुए हो। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो, लेकिन आप अपने तरीके से पढ़े हुए हो। मेरे तरीका से तो हम पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर फिजिक्स में हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये जो कैलकुलस नामक जो चीज दिख रहा है ना, ये कैलकुलस, एक छोटी सी बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा। ये कैलकुलस जो है ना,
इसको खोज करने के चक्कर में न्यूटन साहब शादी नहीं किए। समझिए कितना भयंकर आदमी थे, शादी को भूल गए या कैलकुलस को दे गए। और ये जो कैलकुलस है ना, ये जो कैलकुलस है, अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ से अपना इंटरमीडिएट करता है, ठीक है ना, मैथ्स से अगर वो इंटरमीडिएट करता है तो क्लास 12 का जब वो एग्जाम देगा फाइनल बोर्ड का, तो उसमें 44 नंबर का आता है सिर्फ कैलकुलस से। किससे? सिर्फ कैलकुलस से 44 मार्क्स का आउट ऑफ 100, ठीक है ना। चलिए तो छोड़िए, कोई बात नहीं, फिर ग्राफ पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ बेसिक बातें जानना है, ठीक है ना, बेसिक बातें। ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पे देखा, देखिए ट्री मीन्स होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड और एंगल, एंड मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 साइड का मेजर करना या 3 एंगल का मेजर करना क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, 3 स्पेशल टाइप का रेशियो लाते हैं, जिससे हम 3 साइड और 3 एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो उस रेशियो का नाम है साइन, कॉस एंड टैन, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, है ना। चलिए एक एंगल हमने थीटा मान लिया, अनदर एंगल 90 माइनस थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। क्या है, एक 90 होगा ना, तो दूसरा थीटा मान ले, तो तीसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ऑफ कोर्स बच्चों अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। कैसे? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो चेंज करते हैं एंगल टू एंगल। अगर आप एंगल को वेरी करवा दोगे, एंगल को चेंज करवा दोगे, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होंगे। ओके चलिए तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये थीटा लिया, हमको ये 90 माइनस थीटा से भी फिलहाल कोई मतलब हमें नहीं है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो sin थीटा बराबर होता है p बटा h, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है जग में। cos थीटा बराबर b बटा h हो जाएगा। और tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी p बटा b हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, cot थीटा, cot बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, तो b बटा p हो जाएगा। sec थीटा होता है 1 बटा cos थीटा, यानी कि वो h बटा b हो जाएगा। और cosec थीटा होता है 1 बटा sin थीटा, यानी h बटा p हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, हमने यहाँ पे लिखा है थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। बिल्कुल बच्चों, जैसे ये जो एंगल है ना थीटा, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है कभी? ना 90 डिग्री के बराबर होगा, हमेशा जब भी होगा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? अगर हम मान लेते 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये 90 दो ही को एंगल मिलकर 180 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भाई साहब ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे 90 के बराबर होगा या 90 से ज्यादा होगा? पॉसिबल है नहीं ना है। अगर पॉसिबल होता तो दुई को मिलके 180 बनाता, तीसरा क्या मुंह देखने के लिए आया है यहाँ पे कि देखिए आप गोरा है कि काला है, इंडिया से आए हैं कि भूटान से आए हैं, क्या अमेरिका से आए हैं कि इंग्लैंड से आए हैं? नहीं ना, ये तीनों एक साथ तीनों मिल के 180 डिग्री बनाएगा। तीनों का पार्टिसिपेट से 180 डिग्री बनेगा, दो के पार्टिसिपेट से 180 डिग्री कभी नहीं बनता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने लिखा थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना सफर आगे लेते हैं। अब आता है क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। कहता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। कोई एक सर्कल लीजिए, ठीक है ना, उसे 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। ओके आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर है तो बिना देर किए हुए आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपने देखा कि क्वाड्रेंट क्या था, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। चलिए इसमें एक और स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। क्या है ध्यान सुनिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलिए यहाँ पे बेसिक बात क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो कहेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा ना बच्चों, वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस एंड टेन तीनों पॉजिटिव होगा। बच्चों जब तीनों पॉजिटिव होगा तो कॉड में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सेक क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों रेशियो पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है ना, साइन, कॉस एंड टेन। जब साइन, कॉस, टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट, सेक और कॉसेक भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। यानी क्या कहेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड अदर नेगेटिव हो जाएगा। एंड अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, नेगेटिव। ओके, चलिए और अगर आप बात करते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा। tan और tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव होगा। अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अदर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना। अगर फोर्थ की बात करेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है और cos का उल्टा क्या होता है, sec। cos और cos का उल्टा क्या, sec पॉजिटिव। अब बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्स्ट में आपको ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, फिर tan cot पॉजिटिव और लास्ट में cos और sec पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अच्छी बात है। आपको कहना है कि नहीं हमको इसका प्रूफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर इसका हमें क्या कर दीजिए, प्रूफ करके बता दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों हम सभी को पॉजिटिव बोल रहे हैं, सेकंड में क्यों साइन कॉसेक को पॉजिटिव बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट करें, वीडियो चला जाएगा। ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे गाड़ी बढ़ा देते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना। कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप कह सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब क्या हो गया, ऑल। शुगर मतलब एस मतलब साइन, और टू मतलब टेन, और सी कॉफी मतलब कॉस। ठीक है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये मतलब ऑल, साइन मतलब एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, टू मतलब टी, टी मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और सी मतलब कॉफी, सी मतलब कॉफी, सी मतलब कॉफी, और वही सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉस। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग बढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कहेंगे क्या कि अगर हम, ध्यान सुनिएगा, नोट में बात करते हैं हम लोग। किस में बात करेंगे, नोट में। हमने आपको क्या बोला कि ये सारी बातें आपको याद रखना है। और अगर आपको कहना है कि सर आप हमको इसको प्रूफ करके बता दीजिए कि हम क्यों और पॉजिटिव बोलेंगे फर्स्ट में और साइन कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव, तो फिर आप कमेंट करिए और आपका वीडियो चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नोट पे क्या लिखने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। नोट में हम लिखेंगे क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान से ये बात सुनिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए गए एंगल को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और क्लॉकवाइज में मेजर करने वाले एंगल को नेगेटिव कहेंगे। ध्यान सुनिएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर आप इधर घूम रहे हो तो ये क्या हो गया,
एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप ऐसे घूमोगे तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल को यानी थीटा को क्या मानोगे पॉजिटिव, और अगर उल्टा अगर इधर चल रहे हो इस तरीके से तो नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा को क्या मानेंगे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। और इन क्लॉकवाइज हम लोग थीटा को क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे, क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि साइन माइनस थीटा। बताइए साइन माइनस थीटा क्या होना चाहिए, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड लास्ट कॉसेक माइनस थीटा। बताइए तो क्या होना चाहिए, बताइए मेरे लड्डू गोपाल, बताइए क्या होगा लड्डू गोपाल, बताइए। सबसे पहली बात, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं, एंगल हमारा क्या है नेगेटिव। अब बच्चों एंगल नेगेटिव का मतलब ऊपर से घूमना कि नीचे से घूमना? कहेंगे नीचे से घूमना। किधर से घूमना? नीचे से घूमना। नीचे से घूमोगे ना बाबू तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे? ये पॉजिटिव एक्सिस हुआ ना, और एंगल का कह रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नीचे है, नीचे मतलब कौन क्वाड्रेंट? चौथा। कहेंगे चौथा, कहेंगे इतने घूमेंगे हम यहाँ नहीं आ सकते घूम के यहाँ तक, तो हमने क्या लिखा था, एक बात नोट में ध्यान देना, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो ये और ये के बीच में 90 डिग्री हो गया ना। अब 90 डिग्री से कम मतलब इसी में रह जाएगा ना, किस में रह जाएगा? चौथे में रह जाएगा। और चौथा में कौन पॉजिटिव हम बताए हैं, बताइए तो। चौथा किसका घर है? चौथा घर है, देखिए कॉस और सेक का, कॉस और सेक का, कॉस और सेक का। चौथा जो घर है किसका घर है? कॉस और सेक का। कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। अब माइंड का दरवाजा खोल दो और यहाँ पे आ जाओ बच्चों। माइनस का मतलब नीचे से घूमना, माइनस का मतलब नीचे से घूमना, तो नीचे से घूमेंगे, नीचे से घूमेंगे। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि कैसे घूमना है, कैसे घूमना है, नीचे से घूमना है। तो नीचे से मतलब चौथा में चलो जाओगे, और चौथा बताओ साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन थीटा। क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन थीटा। माइनस मतलब नीचे से घूमना, तो नीचे किस में रह जाओगे? चौथा में रह जाओगे। चौथा में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस थीटा। tan क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट क्या होगा? ये भी माइनस में रह जाएगा। सेक क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? ये सेक का घर है ऑलरेडी। कॉसेक क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चलो आ रहा है तो अच्छी बात। एक बार और देख लीजिए कैसे जो, बहुत सिंपल सा चीज है बच्चों। ये माइनस है, माइनस का मतलब डायरेक्शन, कैसे घूम रहा है? नीचे से घूम रहा है भैया, नीचे से घूम रहा है। और नीचे से घूम रहा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? चौथा में पहुंच जाएगा ना। अब चौथा से तीसरा में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि चौथा से तीसरा में आओगे मतलब 90 डिग्री से ज्यादा चल लोगे ना, और 90 डिग्री से ज्यादा तो कभी थीटा हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री से कभी ज्यादा हम लिए ही नहीं थे, 90 डिग्री से कभी ज्यादा लिए थे नहीं ना। 90 डिग्री से छोटा तो किस में रहेगा? चौथे में रह जाएगा। चौथा में साइन नेगेटिव होता है, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन तो नेगेटिव होता ही है, tan भी नेगेटिव होता है, कोसेक भी नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आगे क्या करेंगे ध्यान से लेंगे। आगे अगली क्लास में हम लोग बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में बढ़ेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले आपको यहाँ तक पूरा क्लियर कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम लोग वहीं से आगे करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें ताकि उनको भी एक अच्छी फिजिक्स का फैकल्टी आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिल सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।